नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, नरमुंड वृक्ष और सोने का दूध। नरमुंड वृक्ष और सोने का दूध, लेखक बिमल चटर्जी, चित्रांकन प्रताप मलिक। पिछले अंकों लाल घाटी का रहस्य और 2 राजकुमार में हमने देखा कि रानी मेनका को साधु गोरखनाथ के दिए फल से एक एक कर 6 पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्हें क्रूर और अत्याचारी राजा विजय सिंह ने साधु गोरखनाथ के श्राप से भयभीत होकर मार डाला। परंतु 7वीं बार पैदा होने वाले जुड़वां बच्चों को महामंत्री शेर सिंह ने अपने पौत्र का बलिदान देकर बचा लिया और उन्हें लेकर काले जंगल की ओर चल पड़ा। परंतु दुर्भाग्य से एक राजकुमार डाकू जालिम सिंह के यहाँ पल पुसकर जवान हुआ और दूसरा साधु गोरखनाथ के यहाँ। संयोग से रानी मेनका, जो पुत्र वियोग के कारण पागल हो गई थी, अपने ही बेटे राजकुमार अमर सिंह द्वारा साधु गोरखनाथ के यहाँ पहुंच गई, जबकि डाकू जालिम सिंह के यहाँ पलकर बड़े होने वाले राजकुमार दुर्जन सिंह ने उसके साथ मिलकर जयगढ़ में त्राही त्राही मचा रखी थी, जिसके कारण राजा विजय सिंह ने सेनापति कालदेव को खूब लताड़ा। अपनी जान बचाने के लिए सेनापति कालदेव ने एक योजना बनाई और उस स्थान पर पहुंच गया जहां जालिम सिंह का अड्डा था। वहां पहुंचते ही जालिम सिंह के आदमियों ने सेनापति कालदेव को पकड़ लिया और उसे लेकर अपने अड्डे की ओर चल पड़े। अब आगे। कुछ देर बाद, सरदार की जय हो, किस बैल को पकड़ लाया है रे कालिया? कौन है यह? सरदार, यह संदिग्ध अवस्था में हमारे इलाके में घूम रहा था, शायद हमारे अड्डे की ही खोज कर रहा था। ए, कौन हो तुम? चेहरे से कपड़ा हटाओ और सच सच बताओ, वरना याद रखना, इस वीरान पहाड़ी इलाके में तुम्हारी लाश भी कोई नहीं ढूंढ पाएगा। सेनापति कालदेव ने अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया। सेनापति कालदेव, तो तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हारे पास दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ जालिम सिंह। यदि तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर जयगढ़ का तख्ता पलट कर सकते हैं। बदले में तुम भी आधे राज्य के अधिकारी होगे। बोलो, क्या तुम्हें यह सौदा मंजूर है? लेकिन इस बात का क्या प्रमाण है कि जो कुछ तुम कह रहे हो वह सच ही है? यह तुम्हारा हमारे लिए रचाया हुआ कोई जाल भी तो हो सकता है। फिलहाल तो प्रमाण के लिए मैं ही तुम्हारे सामने हूँ। जब तक जयगढ़ पर तुम लोग कब्जा नहीं कर लेते, मैं तुम्हारी कैद में रहूंगा। सेनापति कालदेव की बात सुनकर जालिम सिंह व दुर्जन सिंह दोनों ही सोच में पड़ गए। अच्छी तरह सोच लो जालिम सिंह, राजा विजय सिंह का जिंदा रहना ना तो तुम दोनों बाप बेटों के हित में है और ना ही मेरे हित में, जबकि उसकी मौत से हम दोनों ही लाभ में रहेंगे। आधा राज्य तुम्हारा होगा और आधा मेरा। और ऐसी हालत में जबकि राजा के अधिकांश सैनिक मेरे साथ हैं, किले पर कब्जा करना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। तो ठीक है सेनापति, हमें यह सौदा मंजूर है। हम आज की रात ही किले पर आक्रमण करेंगे। और उसी रात, सरदार जिंदाबाद, जय भवानी। अरे, डाकू जालिम सिंह ने किले पर आक्रमण कर दिया। महाराज को सूचित करो और सैनिकों को सतर्क करो। शीघ्र ही किले के द्वार पर भयानक युद्ध छिड़ गया। शाबाश साथियों, तोड़ वाला द्वार और भीतर घुस जाओ। कुछ देर बाद ही जालिम सिंह, दुर्जन सिंह व उनके साथी द्वार तोड़कर किले के भीतर प्रविष्ट होने में सफल हो गए। भागो भागो, हम मुट्ठी भर सैनिक इनका कुछ नहीं कर सकते। अधिकांश सैनिक इनके साथ मिल चुके हैं। हा हा हा, शाबाश साथियों, अब पहल पर कब्जा कर लो। इधर राजमहल के भीतर, गजब हो गया महाराज, डाकू जालिम सिंह ने किले पर आक्रमण कर दिया है। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? सेनापति कालदेव को तुरंत मेरे पास भेजो। हम आज जालिम सिंह को मजा चखा कर ही रहेंगे। क्षमा करें महाराज, सेनापति जी का कोई पता नहीं और हमारे अधिकांश सैनिक डाकुओं के साथ मिल चुके हैं। ओह नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? तभी, हा हा हा, अब तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है महाराज विजय सिंह। जो कुछ करना है वह अब हम करेंगे। कौन? जालिम सिंह? खूब पहचाना अपने पुराने दुश्मन को तुमने विजय सिंह। साथियों, पकड़ लो इसे। कुछ डाकुओं ने तुरंत उसे दबोच लिया। हा हा हा, डाल दो इसे कारावास में और हमारे मित्र सेनापति कालदेव को आदर सहित यहाँ ले आओ। सलाह मशवरा करने के बाद ही हम उसकी मौत और जिंदगी का फैसला करेंगे। जो आज्ञा बड़े सरदार। अब समझा तो यह सब कुछ उसी नमक हराम कमीने सेनापति का किया धरा है। बिल्कुल ठीक समझे विजय सिंह। यह फतेह हमने सेनापति के साथ मिलकर ही हासिल की है। उसके बाद विजय सिंह को कारागृह में डाल दिया गया और जब सेनापति कालदेव वहां पहुंचा तब तक सैनिक और जालिम सिंह के साथी पूरे देश पर अपना अधिकार कर चुके थे। असहाय जनता इस पूरे हंगामे में खामोश ही रही थी, क्योंकि राजा विजय सिंह से उन्हें भी नफरत थी। अब समूचे देश पर हमारा अधिकार है मित्र कालदेव। मेरे विचार से
अब हमें अपने अपने हिस्से का बंटवारा कर लेना चाहिए। मुझे कोई ऐतराज नहीं। अगले दिन राज्य के 2 हिस्से कर दिए गए। पूर्व के हिस्से का राजा बना सेनापति कालदेव और बाकी आधे हिस्से का राजा बना जालिम सिंह। कालदेव ने माधो सिंह को अपना सेनापति नियुक्त किया, जबकि जालिम सिंह ने अपने बेटे दुर्जन सिंह को अपना सेनापति बनाया था। सारा काम तो निपट गया मित्र, अब केवल उस बूढ़े विजय सिंह का फैसला करना है। अरे, मैं तो उसे भूल ही गया था। एक बार मैं उससे मिलना चाहता हूँ, ताकि उसकी बेबसी पर दिल खोलकर हंस सकूं। जरूर, आओ चले। तीनों कारागृह में पहुंचे। हा हा हा, अब कैसे है महाराज? यहाँ आपको कोई तकलीफ तो नहीं? तू कमीने, दुष्ट, पाजी, दूर हो जा मेरी नजरों से। मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मित्र, मैं समझता हूँ महाराज की दोनों आंखें निकालकर तुम इनकी यह समस्या भी हल कर सकते हो। वैसे भी मुझे इन आंखों की विशेष जरूरत है। जरूर, अभी लो मित्र। ठहरो बापू, यह शुभ कार्य मुझे अपने हाथों से करने दो। ठीक है, तुम्ही महाराज की दोनों आंखें मित्रता के उपलक्ष्य में सेनापति को भेंट करो। और आई, लीजिए, संभालिए यह कीमती तोहफा सेनापति जी। यह दोनों आंखें भी लाल घाटी में अपने भाई तक पहुंचानी होगी। आह आह, मैंने जो अपनी पत्नी और साधु गोरखनाथ का अपमान किया था, आज उसकी सजा मुझे मिल गई। लेकिन अपने बच्चों की हत्या की सजा और भुगतनी है, न जाने कब तक। हा हा हा। उधर अमर सिंह भोर होने के साथ ही एक नदी के किनारे जा पहुंचा। यह वही नदी है जिसके बारे में बाबा ने कहा था, और मुझे इसके पार वाले जंगल में जाना है। जी भरकर पानी पीने के पश्चात जब अमर ने आसपास नजरें दौड़ाई, आहा, नाव पुरानी है लेकिन नदी तो पार करा सकती है। नाव को पानी में करने के पश्चात अमर अपने घोड़े के साथ उसमें सवार हो गया और नाव में पहले से ही मौजूद पतवारों से उसे सामने की ओर खेने लगा। परंतु वह इस बात से बिल्कुल ही अनभिज्ञ था कि हाथ में थमी पतवार और नाव की आकृति आश्चर्यजनक रूप से बदलती जा रही थी। और शीघ्र ही, उफ, यह क्या भला है? अब तुम नहीं बचोगे मूर्ख। हा हा हा। फिर बौखलाया सा राजकुमार अभी उस अकस्मात आई बला से निपटने की सोच ही रहा था कि ओह, यह बला तो उड़ने लगी, कैसे निपटूं इससे? शीघ्र ही नदी पीछे छूट गई और भयानक जंगल शुरू हो गया। पता नहीं यह बला मुझे कहाँ लिए जा रही है। तभी उस विचित्र राक्षसी ने अमर और उसके घोड़े को अपने शरीर से उलट दिया। उफ, अब तो वास्तव में ही बचना मुश्किल है। दोनों धरती पर जा गिरे। आह, लेकिन बड़ी बड़ी मुलायम घास पर गिरने के कारण उन्हें विशेष चोट नहीं आई। ईश्वर का धन्यवाद, इस मुलायम घास के कारण मैं और मेरा प्यारा तूफान बच गए। तभी ही बच गए, कोई बात नहीं, अब मैं तुझे और घोड़े को जिंदा ही खाऊंगी। अरे, यह दुष्ट बला तो अभी भी पीछे लगी है, अब तो इससे पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। तभी क्रोधित राक्षसी ने अपना भयानक मुंह फाड़ा और सिर पर उगे सींग को नीचे कर वह अमर पर झपटी। दुष्ट बला, अब तू नहीं बचेगी। और जैसे ही राक्षसी उसके निकट आई, अमर ने तलवार के एक ही वार से उसका सर धड़ से जुदा कर दिया और आगे बढ़ चला। इधर जालिम सिंह के राज्य में त्राही त्राही मची हुई थी। हुजूर, आज लोगों से वसूल किया गया धन, अनाज व पशु खजाने गोदामों और पशु आलय में रखवा दिए गए हैं, और जिन 12 घरों से हमें कुछ नहीं मिला, उनकी आंखें यह रही। शाबाश, ये आंखें हमारे मित्र राजा कालदेव के पास भिजवा दो, और यह हार हमारी ओर से तुम्हें इनाम में। जाओ और मौज करो। हुजूर की जय हो। ही। सैनिकों के जाने के बाद बापू, एक बात समझ में नहीं आती कि कालदेव हर किसी की आंखें निकलवा कर लाल घाटी में क्यों फेंकवा देता है। हाँ, यह बात तो बहुत समय से मेरे दिमाग में भी खटक रही है। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है बापू, हमें इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। ठीक है, हम कल ही चलकर उससे इस संबंध में पूछेंगे। अगले दिन, अरे जालिम सिंह और दुर्जन सिंह, आओ आओ मित्र, मैं तुम लोगों का स्वागत करता हूँ। कैसे हो मित्र? बिल्कुल ठीक, बैठो और बताओ कैसे आना हुआ, खैरियत तो है ना? हम तुमसे लाल घाटी का रहस्य जानना चाहते हैं दोस्त। लेकिन मित्र, लाल घाटी का रहस्य मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। हाँ, समय आने पर सब कुछ बता दूंगा, यह मेरा वायदा रहा। ओह, न जाने क्या सोच जालिम सिंह ने जिद करना उचित नहीं समझा। ठीक है, वह उचित समय आने तक मैं इंतजार करूंगा। अब आज्ञा दो। और दोनों वापस लौट गए। उधर जंगल में आगे बढ़ते अमर को दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। अरे, इस वीरान जंगल में झोपड़ी, चलकर देखूं, शायद कुछ खाने पीने को मिल जाए। दरवाजा खटखटाने पर एक जटाधारी मुनि ने द्वार खोला। नमस्कार बाबा।
जीते रहो बेटा, आओ भीतर आओ। परंतु भीतर प्रविष्ट होते ही अमर चौंक उठा। उफ, यह सब क्या है? डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। बेटे, क्या तुमने काल भैरव का नाम सुना है? हाँ, बाबा गोरखनाथ जी के मुख से मैंने यह नाम सुना है, लेकिन जानता केवल इतना ही हूँ कि वह लाल घाटी में रहता है, जहाँ से मुझे नरमुंड वृक्ष का पत्ता लाना है। तो सुनो, मैं तुम्हें काल भैरव के बारे में बताता हूँ। वह एक दुष्ट प्रवृत्ति का तांत्रिक है, जो लाल घाटी में तीनों लोकों पर प्रभुत्व जमाने हेतु पिशाच राज को प्रसन्न करने के लिए वर्षों से मृत्युंजय यज्ञ कर रहा है। अब तक वह सैकड़ों व्यक्तियों को पिशाच राज पर बलि चढ़ा चुका है। वह उनकी आंखें निकालकर पिशाच राज को अर्पित करता है। अब उसे केवल 8 आंखों की और आवश्यकता है। ओह, लेकिन आप यह सब क्या कर रहे हैं? उसी काल भैरव की मौत का सामान तैयार कर रहा हूँ बेटा। यह खोपड़ियाँ जो तुम देख रहे हो बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों व मुनियों की हैं, और यह खून मेरा है। इन सब चीज़ों द्वारा मैं एक ऐसा हथियार तैयार कर रहा हूँ जिससे अपने यज्ञ को पूर्ण करने से पहले काल भैरव मृत्यु को प्राप्त हो जाए। यह अद्भुत हथियार आज और कल में ही बनकर तैयार हो जाएगा। ओह, लेकिन ये मुनियों के नरमुंड आपके पास कहाँ से आए? स्वयं मेरे शिष्यों ने मुझे दिए हैं, क्योंकि मैं एक भलाई का कार्य करने जा रहा हूँ। तुम्हें भी साधु गोरखनाथ जी ने इसीलिए यहाँ भेजा है, क्योंकि बगैर काल भैरव को मारे तुम नरमुंड वृक्ष का पत्ता नहीं तोड़ सकते। अब समझा कि बाबा ने मुझे इस जंगल से होकर लाल घाटी जाने के लिए क्यों कहा था। अब तुम जाकर जरा बाहर बैठो, मैं किसी के सामने इसे तैयार नहीं कर सकता। हाँ, अगर किसी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो वह तुम्हें बाहर ही मिल जाएगी। ठीक है बाबा। अमर झोपड़ी से बाहर आ गया। बहुत भूख लगी है, बाबा से कहना तो भूल ही गया। तभी हवा में नाना प्रकार के भोजनों से सजी थालियां प्रकट हुई और उसके सामने सज गई। वाह, यह बाबा का ही कोई चमत्कार मालूम पड़ता है। अमर ने पेट भरकर भोजन किया। इधर सेनापति कालदेव चिंतित था। आज सिर्फ प्यार से इन्होंने लाल घाटी का रहस्य जानने की कोशिश की है, कल मुझे धमका कर भी उसका राज जानने की चेष्टा कर सकते हैं। क्यों ना आज रात ही इनकी भी आंखें निकालकर इन्हें मरवा डालूं, तब पूरे जयगढ़ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही राज्य होगा। फिर मेरे भाई काल भैरव को भी तो पिशाच राज को प्रसन्न करने के लिए अब कुछ ही आंखों की आवश्यकता है। तभी महाराज की जय हो। अरे माधो सिंह, आओ आओ भाई, बिल्कुल ठीक समय पर आए। लगता है हुजूर मेरा ही इंतजार कर रहे थे, आज्ञा कीजिए। तब कालदेव ने माधो सिंह को सभी बातें विस्तार पूर्वक बताने व अपनी योजना समझाने के पश्चात अंत में कहा, मैं चाहता हूँ कि यह शुभ कार्य आज रात ही पूरा हो जाए तो अच्छा है। आप बिल्कुल भी चिंता न करें हुजूर, मैं अभी सारी तैयारी करता हूँ, आज्ञा दीजिए। शाबाश, जाओ। उधर दूसरे दिन मुनि की कुटिया में, लो बेटा, काल भैरव की मौत तैयार हो गई। इस हथियार से तुम उसे मार पाने में सफल होंगे। कितना विचित्र हथियार है यह। बाबा, अब मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं जल्द से जल्द लाल घाटी पहुंचकर उस दुष्ट काल भैरव को समाप्त कर सकूं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा बेटा। जाओ और उस दुष्ट को मारकर तीनों लोगों को आने वाले खतरे से बचाओ। अमर सिंह लाल घाटी की ओर चल पड़ा। काल भैरव, तुम्हारी मौत अब मेरे हाथों निश्चित है। इधर रात होते ही कालदेव ने माधो सिंह और अपने असंख्य सैनिकों के साथ जालिम सिंह के किले पर आक्रमण किया और किले के भीतर घुस गए। हाय, मार डाला! उफ! सेनापति कालदेव कुछ सैनिकों के साथ मार काट मचाता हुआ जालिम सिंह और दुर्जन सिंह के शयन कक्ष में जा पहुंचा। ओह, तुम कालदेव! हा हा हा, अब तुम दोनों नहीं बचोगे। सैनिकों, मार डालो इन्हें और निकाल लो इनकी आंखें। लेकिन जैसे ही वे उन पर झपटे, जालिम सिंह और दुर्जन ने उन्हें मार गिराया। उफ! शाबाश बेटे, हा हा हा, अब तुम नहीं बचोगे धोखेबाज। भलाई इसी में है कि लाल घाटी का रहस्य बता दो। नहीं, कभी नहीं। तो लो, मरो। भाई काल भैरव, मुझे बचाओ। तभी उफ! आह! जब दोनों धरती पर गिरने के बाद संभले। उफ! अरे बाप रे, यह राक्षस कहाँ से आ गया? तुम बिल्कुल ठीक मौके पर आए चुब्बा, खत्म कर दो इन्हें। समय नहीं है मेरे छोटे आका, स्वामी ने मुझे केवल तुम्हें लाने के लिए भेजा है। जल्दी से मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। ओह, ठीक है। और कालदेव के पीठ पर सवार होते ही राक्षस महल से निकलकर हवा में उड़ने लगा। कमबख्त बच निकला। समझ में नहीं आता बापू कि यह राक्षस था कौन और कालदेव को वह कहाँ ले गया। इस संबंध में बाद में सोचेंगे। आओ पहले कालदेव के बाकी सैनिकों से निपटें। और दोनों कालदेव के सैनिकों पर टूट पड़े। हाय, मरा!
इधर राक्षस कालदेव को लेकर लाल घाटी में अपने स्वामी काल भैरव के पास पहुंचा। प्रणाम भैया। हा हा हा, ले आए भाई को। आओ आओ भाई कालदेव, और बताओ कि क्यों पुकारा था मुझे। उत्तर में कालदेव ने सारी कहानी सुना दी। तो यह बात है। खैर घबराओ नहीं, पिशाच राज को प्रसन्न कर तीनों लोगों को फतेह करने के बाद मैं तुम्हें एक लोक सौंप दूंगा। आप महान हैं भैया। काल भैरव के होठों पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। तुम भी तो महान हो भाई, मेरे लिए न जाने किन किन कठिनाइयों का सामना कर आंखों का प्रबंध करते रहे, और आज भी करोगे। क्या मतलब? मतलब यह है कि मुझे पिशाच राज को प्रसन्न करने के लिए अब केवल कुछ ही आंखों की आवश्यकता रह गई है, जिनमें से अपनी आंखों का एक जोड़ा यदि तुम मुझे दे दो तो। नहीं, अरे तुम तो घबरा गए। मैं तो तुम्हें तुम्हारी इन आंखों के बदले पूरा एक लोक दूंगा, और यह बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि राज्य करने के लिए आंखों की नहीं बल्कि दिमाग की जरूरत पड़ती है। यह आप क्या कह रहे हैं भैया? डरो नहीं, शुब्बा तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होने देगा। चलो शुब्बा, जल्दी से भाई की आंखें निकाल लो, लेकिन ध्यान रहे भाई को जरा भी पीड़ा नहीं होनी चाहिए। जो आज्ञा स्वामी। क्रोधित हो कालदेव काल भैरव पर झपटा। शैतान, मैंने अपनी जान जोखिम में डाल आज तक तेरे लिए सैकड़ों आंखें जुटाई, और आज तू मेरी ही आंखें निकालना चाहता है। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी शुब्बा ने उसे पकड़ लिया। आह, छोड़ मुझे शैतान। हा हा हा, जल्दी से अपना काम पूरा करो शुब्बा, पिशाच राज भेंट का इंतजार कर रहे हैं। और आई, यह लीजिए स्वामी। हा हा हा, अब इसकी गर्दन भी काटकर छत पर लटका दो। ऐसे निर्लज भाई की हमें कोई जरूरत नहीं। जो आज्ञा स्वामी। काल भैरव ने आंखें हवन कुंड में फेंकी। भेंट स्वीकार करो पिशाच राज। रोशनी के एक धमाके के साथ पिशाच राज के गले में पड़ी आंखों की माला में एक आंख और बढ़ गई। अब सिर्फ 6 जोड़ी आंखें और चाहिए, उसके बाद मैं तीनों लोगों का स्वामी बन जाऊंगा। हा हा हा। इधर अमर सिंह लाल घाटी में प्रविष्ट हो एक और बड़ा चला जा रहा था कि अचानक उसकी दृष्टि एक विचित्र वृक्ष पर पड़ी। अरे, यह तो शायद वही नरमुंड वृक्ष है जिसके पत्ते की मुझे जरूरत है। लेकिन जैसे ही वह उस वृक्ष के निकट पहुंचा, ही, भाग जाओ, भाग जाओ, अब नहीं बचोगे। काल भैरव तुम्हें मार डालेगा। हा हा हा, अब तुम्हारी गर्दन भी हमारे साथ लगेगी। ओह, यह कैसा करिश्मा है। ठीक उसी समय काल भैरव तुम्हें मार डालेगा। भाग जाओ। ही हु। लगता है कोई घाटी में प्रवेश कर चुका है और इस समय नरमुंड वृक्ष के निकट है। दूसरे ही पल वह पूरी शक्ति से चीख उठा, शुब्बा। शुब्बा तुरंत प्रकट हुआ। क्या आज्ञा है मेरे स्वामी? सुनो, कोई व्यक्ति नरमुंड वृक्ष का पत्ता तोड़ने की चेष्टा में है, उसे तुरंत पकड़कर यहाँ लाओ। जो आज्ञा स्वामी। शीघ्र ही शुब्बा एक भयानक जानवर के रूप में अमर के सामने प्रकट हुआ। उफ, यह कैसा भयानक जानवर है। लेकिन अगले ही पल अमर ने अपनी मयान से तलवार निकाली और जय बाबा गोरखनाथ। मरने के साथ ही शुब्बा अपने असली रूप में आ गया। अरे, यह तो कोई मायावी राक्षस था। उधर गुफा में, ओह, यह क्या। पिशाच राज के गले में पड़ी आंखों की माला टूट गई। जरूर शुब्बा मारा गया है और वह अजनबी नरमुंड वृक्ष का पत्ता तोड़ने के चक्कर में है। यदि वह पत्ता तोड़ने में सफल हो गया तो मेरी वर्षों की तपस्या व्यर्थ ही चली जाएगी। नहीं, मैं उसे ऐसा अनर्थ नहीं करने दूंगा। और दूसरे ही पल काल भैरव पूरी शक्ति से नरमुंड वृक्ष की ओर दौड़ पड़ा। मैं अभी उस मच्छर को पीस डालूंगा। इधर काल भैरव आ गया, काल भैरव आ गया। अरे, ये तो फिर चीखने लगे। तभी, रुक जा मच्छर, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तो यही है वह दुष्ट तांत्रिक काल भैरव। अमर के निकट पहुंचकर काल भैरव ने पूरी शक्ति से अपनी गदा घुमाई। अमर ने स्वयं को बचा गया और गदा काल भैरव के हाथ से छूटकर नरमुंड वृक्ष के तने से जा टकराई। उफ, यदि मुझे लग जाती तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।